जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गुप्त काल। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था, मौर्य साम्राज्य भी देख लिया था, मौर्योत्तर काल देख लिया था। तो इसके पहले कि आप चैनल में नए हैं तो मुझे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट ज़रूर करिएगा और जो भी कमियाँ रहेंगी उन कमियों को दूर करने के लिए अपना सजेशन सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो मौर्योत्तर काल में हमने ब्राह्मण साम्राज्य देखा था, जिसमें शुंग, कर्ण और सातवाहन का अध्ययन किया था। साथ ही विदेशी यात्रियों का जो विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें हमने देखा था इंडो ग्रीक का होता है ISP के, शुंग, पल्लव और फिर कुषाण, ये ISP के करके ट्रिक था। तो मौर्योत्तर काल में इन सब के आने के बाद फिर गुप्त काल आ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गुप्त काल। तो गुप्त काल में हमने जाना है कि गुप्त काल को भारत में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि साइंस और कला के क्षेत्र में, साथ ही विजय अभियान इन्होंने बहुत सारे किए और उत्कृष्टता, चाहे वो साहित्य हो, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो, चाहे साहित्यिक विकास हो, चाहे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और बहुत ही ज़्यादा विकास होता है। इस वजह से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो गुप्त काल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो प्रमुख शासक होते हैं, चाहे वो संस्थापक श्रीगुप्त, कहीं कहीं घटोत्कच मिलता है। इसके बाद चाहे वो समुद्रगुप्त हों, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य हों, और इसके बाद आपके स्कंदगुप्त, इन सभी गुप्त शासकों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी गुप्त काल की, और सैन्य व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, धार्मिक व्यवस्था क्या थी, साइंस में क्या योगदान रहा, साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, और साथ ही विभिन्न कला के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुप्त काल का विशेष जो परिचय है। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त शासक वैश्य थे और विष्णुपासक भी थे। ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण शासकों के सामंत थे, कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। और इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे, और इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दी। देखिएगा यहाँ पर ये बिहार हो गया, बिहार को ये लोग क्या करते हैं, वरीयता अब नहीं देते हैं। जो राजगिरी वगैरह, पाटलिपुत्र वगैरह था, ज़्यादा वरीयता देते हैं उत्तर प्रदेश को। और इन दोनों शासकों ने सामंत, और इस वंश का अगला शासक घटोत्कच होता है, और इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया था। शुरुआती राजधानी इन्होंने कौशाम्बी को बनाया था। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। जो दोनों शासक थे, चाहे वो श्रीगुप्त हों चाहे घटोत्कच हों, इन्होंने क्या किया, सामंत के रूप में शासन व्यवस्था माने क्या किया, शासन स्थापित किया। इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक नहीं कहते। वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं। और इन्होंने ही लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और इस उपलक्ष्य में उन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। इस वंश में गरुण मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। गरुण इनका राष्ट्रीय चिन्ह भी था। और इस वंश में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था, चांदी की मुद्रा को रुपये का कहा जाता था। चांदी की मुद्रा को रुपये का और सोने की मुद्रा को दिनार क्या कहा जाता था? यहाँ देख लीजिए, दिनार कहा जाता था सोने की मुद्रा को, और हम कहते हैं सोने को। और चांदी की मुद्रा को रुपये का कहा जाता था। चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? रुपये का। इस वंश में गरुण मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय हमने देख लिया। अब यहाँ पर समझना यह है कि महाराजा धीराज की उपाधि प्रथम ऐसा शासक जो धारण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत प्रारंभ करवाया। कब उन्होंने गुप्त संवत प्रारंभ करवाया? 319 से 320 ईस्वी में। अब BC नहीं कहना है, गुप्त साम्राज्य क्या होता है, ईस्वी सन में आता है। 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या कराया था?
गुप्त संवत शुरू करवाया था। इस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। अपने मध्य प्रदेश का जो उज्जैन था, ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसी वंश के समय महिला को समाज में स्थान देना शुरू कर दिया गया गुप्त काल से। इस वंश की दरबारी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। इसी वंश में बाल विवाह की प्रथा भी एक कुरीति है। ये बाल विवाह की प्रथा भी प्रारंभ हो जाती है गुप्त काल में। प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख से श्रीगुप्त का वर्णन मिलता है। प्रभावती एक गुप्त थी, जो राजरानी थी। तो प्रभावती गुप्त ने ताम्रपत्र लिखवाया था। कहाँ? पूना में। पूना में ताम्रपत्र लिखवाया था और उसी में श्रीगुप्त का वर्णन मिलता है। पारा का आविष्कार इसी वंश के समय में हुआ था। इसी काल में गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो गए। कौन कौन? लेफ्ट में भारत के देखें तो अपन यहाँ पर गुजरात देख सकते हैं, और यहाँ पर बंगाल, और यहाँ तमिलनाडु। यहाँ पर वस्त्र के लिए ये क्या हो गए? फेमस हो गए। अब वस्त्र के लिए जब फेमस होते हैं, जो आज भी प्रभाव इसका देखा जा सकता है। इसी काल में शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ। शतरंज का खेल, जिसे चतुरंग कहा जाता था। पूर्णों का आक्रमण गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के समय होता है। सती प्रथा का वर्णन 510 ईस्वी में एरण अभिलेख से मिलता है। उस समय शासक भानुगुप्त था। मध्य प्रदेश में एरण अभिलेख है, सागर में। इस वंश के कुमारगुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। कुमारगुप्त ने क्या करवाया था? नालंदा की स्थापना का श्रेय भी कुमारगुप्त को जाता है। मंदसौर अभिलेख उत्कीर्ण करवाने का भी, और इसे ही शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है गुना अभिलेख में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं वो समुद्रगुप्त होते हैं। यह चंद्रगुप्त फर्स्ट का पुत्र था और इसे प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। भारत का ये नेपोलियन कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही उत्तरापथ की विजय, दक्षिणापथ की विजय, बहुत सारी विजय अभियान इन्होंने किया था। 12 राज्यों को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। तो यह कुमार देवी के पुत्र थे, अतः यह खुद को लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी का नाती कहते थे। इनके बचपन का नाम कांच था। तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का नाम कांच था? तो समुद्रगुप्त का नाम कांच था। बचपन का नाम कांच था। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक भी थीं और विस्तारवादी थीं, अतः यह अशोक के विपरीत थे। तो समुद्रगुप्त अशोक के विपरीत इनका व्यवहार था, आक्रामक और विस्तारवादी। इसने आर्यावर्त, मतलब उत्तर भारत को, आर्यावर्त के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, और दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया और उनसे कर वसूला। राज्य में नहीं मिलाया बल्कि कर वसूला उनसे। और इन्हीं विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। इसलिए B.A. स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का, समझिएगा, तो समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? B.A. स्मिथ ने, जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक में लिखा हुआ है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद से मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख में जहांगीर का भी वर्णन मिलता है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्राहक, युद्ध एवं शांति का दूत हरिसेन ने लिखवाया था। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखवाया था? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखवाया था किसने? हरिसेन ने, जो संधि विग्राहक था। और यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के महासंघ विग्राहक। पुराण में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है। 3 समुद्र मतलब ये अरब सागर, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, इन 3 समुद्रों का क्या करता है? पानी पीता है। अतः समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक हो गया था। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। आप समझिएगा, इन्होंने क्या करवाया? अश्वमेध यज्ञ करवाया। और अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण करते हैं समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त विक्रमांक की उपाधि भी धारण करते हैं। विक्रमांक की और अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण करते हैं समुद्रगुप्त। और इस समय बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया गया। तो वसुबंधु समुद्रगुप्त प्रथम के समय में रहते थे, जो कि बौद्ध भिक्षु थे।
इसने आर्यावर्त में दिग्विजय तथा दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया। आप समझिएगा, आर्यावर्त में इन्होंने क्या किया, दिग्विजय किया, और दक्षिण भारत में इन्होंने धर्म विजय का कार्य किया। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए, क्वेश्चन 1000 बार पूछा जा चुका है कि समुद्रगुप्त के समय में गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाना चाहता था श्रीलंका का एक शासक, और उसने अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और अनुमति मांगी। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मेघवर्मन। वह श्रीलंका का शासक मेघवर्मन था जो गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाना चाहता था, और इसने एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और अनुमति मांगी। समुद्रगुप्त ने उसे मंदिर बनवाने में की अनुमति तो दे दी। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित पुस्तक की रचना की, जिस कारण इसे कविराज कहते हैं। अब यहाँ पर हमने कई बार जाना है कि समुद्रगुप्त को कविराज तो कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, लेकिन किस लिए कहा जाता है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसे क्या कहते हैं, कृष्णचरित। इस पुस्तक का नाम क्या है? चरित्र पुस्तक की रचना की, जिस कारण से कविराज कहा गया। इसे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का, तो मयूर शैली का सिक्का सबसे ज़्यादा प्रचलित था। मयूर शैली का सिक्का सबसे ज़्यादा समुद्रगुप्त के शासनकाल में प्रचलित था। कृष्णचरित नामक पुस्तक लिखता है, इसलिए कविराज कहा जाता है। बीड़ा बजाते हुए सिक्कों में दिखाया गया है, सैनिक वेशभूषा में भी इसको दिखाया गया है। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना था कुछ समय के लिए। यह एक अयोग्य शासक ठहरा और इसकी पत्नी का नाम नामदेवी था। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र रचकर खुद के पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। इसकी जानकारी विशाखदत्त के पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में, तो विशाखदत्त की एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। अब स्टोरी में प्रवेश एंट्री होती है, अभी तो ट्रेलर चल रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय की। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं ये शकारी की उपाधि धारण करते हैं, क्योंकि शकों को पराजित करते हैं। यहाँ से एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि शकों को पराजित करने के बाद किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के। मेरा तो गलत हो गया था रिवीजन न करने के कारण। इसने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का अर्थ होता है शूरवीर। इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। इसे शक विजेता भी, वही शकारी कहते हैं, शकों का दुश्मन। इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के नाम से जाना जाते हैं, देवगुप्त हैं। और परम भागवत की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करते हैं? परम भागवत। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं। और इसके समय व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए गए। व्याघ्र शैली के सिक्के, व्याघ्र मतलब बाघ शैली के सिक्के किसके समय में चलाए गए? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चांदी के सिक्के चलाए और यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसके न्याय का सिंहासन पत्थर का बना था। इसके समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ। इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्नों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवरत्न में सबसे प्रमुख कालिदास संस्कृत के लेखक थे, अमरदास थे, कवि थे, बराहमीर खगोलविद थे, धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे, और आदि ये सभी 9 रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फयान भारत आया था। वेनसांग में एक डाउट होता तो वेनसांग में हा है और हर्षवर्धन में भी हा है, तो वेनसांग जो हैं तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आए थे, फयान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 600 BC में आएंगे वेनसांग, सॉरी, हाँ ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फयान भारत आया था और इसने अपनी यात्रा विवरण फो क्यूकी लिखा। क्या लिखा? फो क्यूकी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त बनता है और महायान शाखा की शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। और यह नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा से, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला माना जाता है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला है, और इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। यह वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी जिला में स्थित है। विश्व का पहला छात्रावास की सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था।
1198 में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। 1198 में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। इसकी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हूणों के आक्रमण को असफल कर दिया था। इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे शासक हुए। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी। भानुगुप्त का एरन अभिलेख है सागर में, मध्य प्रदेश के, जिसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इस वंश के विनाश का कारण हूणों का आक्रमण था। हूण आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बंट गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे। अब हम लोग देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्तकाल की देन है। गुप्तकाल की राजधानी कौशाम्बी थी। इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। देश का सर्वोच्च राजा होता था, जो न्याय का सर्वोच्च अपीलीय अधिकार यहीं पर था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जो ग्रामी के अधीन हुआ करती थी, और सबसे प्रमुख अधिकारी कुमारामात्य होता था। सबसे प्रमुख अधिकारी वर्तमान में जिलाधिकारी के समान था कुमारामात्य। फयान के अनुसार इस समय अस्पृश्यता, छुआछूत प्रचलित थी। निम्न जाति के लोगों को चांडाल या अंत्यज कहा जाता था। इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था और वे देवदासी भी हो सकती थीं। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन था। ये कुछ कुरीतियाँ हैं: बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा। जब हम लोग आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। इस समय वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुट्टनी कहा जाता था। इस समय गणित ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। ये जब अपन साइंटेक लिखेंगे, साइंटेक में इस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। महाराष्ट्र की इन गुफाओं की संख्या 29 है। महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। 16, 17, 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की हैं। अजंता की गुफा बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों धर्मों से रिलेटेड है। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई थीं। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान अफगानिस्तान में है स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई, किंतु अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया। फिर गुप्तकालीन स्थापत्य कला देखते हैं। तो इस काल में वास्तु स्थापत्य, चित्रकला, मूर्ति कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस काल में चैत्य और विहार की जगह मंदिर निर्माण पर विशेष बल दिया गया। चैत्य विहार अब नहीं बनवाए जाने लगे, बल्कि मंदिरों का निर्माण सर्वाधिक देखा जाता है। तो कुछ प्रमुख मंदिर देख लेते हैं गुप्त काल के। विष्णु मंदिर में तिगवा का, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, एक भूमरा का, सतना जिले में भूमरा का शिव मंदिर है। नचना कुठार मध्य प्रदेश का पार्वती मंदिर, भीतरगांव कानपुर का भीतरगांव मंदिर, और देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर है। सिरपुर ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर में। उदयगिरी मध्य प्रदेश में विष्णु मंदिर है, और खोह मध्य प्रदेश में शिव मंदिर है। ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में भी पूछे जाते हैं। अब गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था देखते हैं। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हुआ करती थी। बाणभट्ट ने सिंचाई के क्षेत्र में इस काल में घंटी यंत्र का उल्लेख किया है। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश से पता चलता है कि इस काल में 12 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। भू राजस्व पुराने समय में सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व ही हुआ करता था। कृषि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय हुआ करता था। अर्थव्यवस्था इसी पर आधारित हुआ करती थी, और इससे जो भू राजस्व प्राप्त होता था वही आय का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था अर्थव्यवस्था का। भू राजस्व कर को आख्य, नगद या मेय अनाज के रूप में दिया जाता था, जो 1/4 भाग से लेकर के, ये याद रखिएगा, पॉइंट मेंस में आप यूज कर सकते हैं। 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था भू राजस्व। इस काल में कर को भाग कहते थे। क्या कहते थे? कर मतलब भाग। उदंग्र स्थायी काश्तकारों पर लगाया जाने वाला उदंग, यह एक भूमि कर था। ऊपरी कर यह अस्थायी कृषकों पर लगाया जाता था, और स्थायी काश्तकारों पर उद्रंग कर लगाया जाता था। गुप्तकालीन भूमि के कुछ प्रकार थे। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि क्षेत्र कहलाती थी। वास्तु, वास करने योग्य, वास्तु मतलब वास करने योग्य।
गोचर या चारागाह भूमि, गोचर मतलब गौवा जहाँ चरती थीं, ऐसा आप डायरेक्ट सोच लीजिए तो याद हो जाएगा। गोचर मतलब जहाँ पशु की चारा योग्य भूमि हुआ करती थी, अर्थात चारागाह। फिर सिल, सिल जो भूमि जोतने योग्य नहीं थी वो सिल, सिल मतलब पत्थर, और जो जोतने योग्य नहीं है तो वो सिल भूमि होगी। अपराहत, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत कहते थे। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत। तो क्षेत्र खेती करने योग्य, वास्तुवास करने योग्य, गोचर चारागाह पशुओं का चारा योग्य, सिल जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी, अपराहत माने बिना जोती हुई भूमि। अब गुप्तकालीन साहित्य देखते हैं, गुप्तकालीन साहित्य में क्षेत्र में क्या विकास हुआ। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल की दरबारी भाषा संस्कृत ही थी। काशी, मथुरा, पाटलिपुत्र एवं वल्लभी आदि इस काल के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे। प्रमुख शैक्षणिक केंद्र काशी, मथुरा, पाटलिपुत्र और पल्लवी। नालंदा महाविहार की स्थापना भी इसी समय हुई। जो विश्वविख्यात शैक्षणिक स्थल था नालंदा महाविहार, कुमारगुप्त ने किया था। गुप्तकालीन साहित्य एवं लेखक देख लेते हैं। शूद्रक ने लिखा मृक्ष कटिकम, और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम जो कि नाटक है, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था नीतिसार, कामंदक का नीतिसार, ठीक है, वात्स्यायन कामसूत्र, और कालिदासी कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, और मालवी काग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। भास का है स्वप्न वासवदत्ता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाभारत वेदव्यास ने इसी युग में लिखा, और सूर्य सिद्धांत लिखा था किसने, आर्यभट्ट ने। मालती माधव, मालती माधव किसकी रचना है, भवभूत की मालती माधव। गणित सार श्रीधर ने लिखा था, और धन्वंतरी ने निघंटु लिखा था, निघंटु। और सुदर्शन झील का थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया, इनके पुष्यमित्र राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने। फिर अशोक ने जीर्णोद्धार करवाया, इन अशोक के समय तुषाश्व ने करवाया। फिर रुद्रदामन के समय में जीर्णोद्धार करवाया सुविशाख ने, और फिर स्कंदगुप्त के समय में जीर्णोद्धार करवाया पर्णदत्त ने। अब थोड़ा सा हूणों का परिचय देखते हैं, क्योंकि स्कंदगुप्त के समय में काफ़ी हूणों का आक्रमण होता है गुप्त काल में। हूण का क्षेत्र फारस, ईरान से अफगानिस्तान तक था। इनकी राजधानी अफगानिस्तान का बामियान था। और तोरमाण तथा मिहिरकुल दो प्रमुख हूण आक्रमणकारी थे। तोरमाण और मिहिरकुल। मिहिरकुल बौद्ध विरोधी तथा मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला था। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ स्थित अभिलेख से हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसमें हूणों के लिए मलेक्ष शब्द का प्रयोग, मलेक्ष मतलब हूण। जब हूण भारत पर आक्रमण किया उस समय गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त था। यह मध्य एशिया का रहने वाला था, जो एक बर्बर और खानाबदोश प्रजाति थी। हूण की दो शाखाएं थी, पश्चिमी हूण, पूर्वी हूण। भारत पर जिस हूण ने आक्रमण किया वह पूर्वी शाखा का था, ठीक है, पूर्वी शाखा वाला ने किया। क्यों, वैसे भी समझना चाहिए, पूर्वी शाखा वाला भारत से सीमा साझा करता था, सीमा लगती थी। चीनी साहित्य में हूण को हुंगनू कहा है। चीनी साहित्य में हुंगनू, यह एक जाति समूह था जिसका कोई धर्म नहीं था। अब देखते हैं हम लोग पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या गुप्त वंश के बाद पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन था। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन था, जो गुप्त काल में एक सामंत थे। इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर को बना लिया। इस वंश का अगला शासक प्रभाकर वर्धन होता है, और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। इन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें हुई, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हो जाता है। और फिर ग्रहवर्मन, मालवा का शासक एक देवगुप्त होता है, जिसने ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया और राजश्री की हत्या करने का प्रयास किया, किंतु राजश्री जंगल में भागी। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। अब देवगुप्त का दोस्त शशांक था, जो कि बंगाल गौड़ का शासक था। इसने राजवर्धन के धोखे से हत्या कर दी। अब ढूंढते हुए हर्षवर्धन पहुंचते हैं, राजश्री को पा जाते हैं, और फिर शशांक की हत्या कर देते हैं। वर्तमान में बौद्ध वृक्ष छठी पीढ़ी की है। वर्तमान बौद्ध वृक्ष छठी पीढ़ी की है। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। हर्षवर्धन के सामने 2 चुनौती थी, एक राजश्री का पता लगाना, दूसरा साम्राज्य को संभालना। हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के सहयोग से राजश्री का पता लगा लिया, और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया और साम्राज्य को संभाल लिया। हर्षवर्धन ने कभी स्वयं कन्नौज का राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री का संरक्षक बनकर ही शासन किया। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था, और इसने 3 हाँ आ गया।